हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 3 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का है, एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को रोज़ देखा करें और साथ में ना क्वेश्चंस को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करें और उसके बाद अपना जो स्कोर है ना वो कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करिए। और आप बताया करिए कि पर्टिकुलरली किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। मान लीजिए इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन है या साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप मुझे ये बताएंगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत आती है या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं उस पर्टिकुलर पार्ट को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ग्रैब आउट कर पाएँ, कुछ नया सीख पाएँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी चीज़ों को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो जीडीपी के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो जीडीपी वो मेजर की जाती है टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी में से कॉस्ट ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल को डिडक्ट करके। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो जीडीपी है वो रिलीज़ की जाती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पहला वाला जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि एनएसओ ने अपना डेटा रिलीज़ किया है और ये बताया है कि जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब अप्रैल से जून में 2020 में, वो श्रिंक हो रही है यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कंपैरिजन टू अप्रैल टू जून इन 2019। मतलब 2019 के डेटा से कंपैरिजन करेंगे तो 2020 में क्या हुआ, जीडीपी जो है वो श्रिंक कर रही है। और आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सब पूरा भारत बंद था, तो जीडीपी तो कॉन्ट्रैक्ट करनी ही करनी थी। तो ये इसके वजह से ये न्यूज़ में था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। देखिए जो जीडीपी ना वो डिफाइन किया जाता है द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनली मार्केटेबल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या होता है कि किसी कंट्री के अंतर्गत एक साल के अंतर्गत जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि फाइनली मार्केटेबल हैं, मतलब ये नहीं कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, फाइनली मार्केटेबल है, उन सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है ना वो कंट्री की जीडीपी कहलाती है। तो ये बात हो गई जीडीपी में। देखिए जीडीपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, आप उनको भी जान सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक टायर है और एक कार है, अगर टायर सेपरेटली बेचा जाएगा तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन अगर इसी टायर को कार के अंदर लगा दिया जाए तो वो एक तरह से इनपुट मटेरियल बन जाता है कार के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे फाइनल मार्केटेबल प्रोडक्ट क्या है, कार है, ना कि टायर। तो यहाँ पे जो कार की वैल्यू है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी। तो जो भी चीज़ें इनपुट की तरह किसी प्रोडक्ट में यूज़ की जाती हैं तो उनकी सेपरेट कैलकुलेशन नहीं होती जीडीपी में, वो फाइनली मार्केटेबल जो गुड होता है उसकी कैलकुलेशन होती है। तो समझ गए होंगे आप लोग ये मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस कार को ख़रीद लेते हैं, कार खरीदने के बाद आप रीसेल करते हैं, तो जो रीसेल वैल्यू होती है ना वो जीडीपी में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जीडीपी के बारे में। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है ना, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो कैसे मेजर किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, जो टोटल आउटपुट होता है ना इकोनॉमी का, उसमें से कॉस्ट ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल को डिडक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है ना उसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी वैल्यू एडिशन वाला पार्ट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास गोल्ड है, ठीक है, 100 रुपये का गोल्ड है, आपने उसमें अपना वैल्यू एडिशन करके उसको ज्वेलरी बना दी और उसको मार्केट में बेच दिया 120 रुपये का। तो ये जो वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है ना 20 रुपीज़, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गया। मतलब ये वैल्यू एडिशन है, इसमें से हमने क्या किया, इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल को माइनस कर दिया, तो क्या क्या बचा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था और जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो जीडीपी को डेटा को रिलीज़ करती है, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो था बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई जीडीपी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे।
जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है। हमें ये बताना है ये जो टर्म है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, गोल्ड डिपॉजिट से रिलेटेड है, या पार्टिसिपेटरी नोट से रिलेटेड है। तो बताइए इसका रिलेशन किसके साथ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ OMO जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये हाल में न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि RBI ने अनाउंस किया है कुछ मेजर्स को जो कि मार्केट कंडीशन के ऑर्डर को कंट्रोल करेगी और साथ में स्मूथ फाइनेंशियल कंडीशंस को इंश्योर करेगी। देखिए OMO में होता क्या है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है कि ये एक तरह का सेल एंड परचेज है गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज़ का। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, उसका नाम है ई-कुबेर। उसमें क्या होता है, RBI गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट क्या करती है, बिल एंड बॉन्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। RBI उनके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे इस बिल और बॉन्ड को मार्केट में बेचती है इस ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद कौन सकता है? इसको सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक से ही खरीद सकते हैं। इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हमारे जैसे इंडिविजुअल्स नहीं खरीद सकते। अब ये है कि ये OMO के थ्रू इन सिक्योरिटीज़ को बेचा ही क्यों जाता है? बेचा इसलिए जाता है कि जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी कंडीशंस को मैनेज किया जा सके। RBI लिक्विडिटी को इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ये एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल है RBI का। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए आपको पता ही है कि कोई भी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे चलती है, ठीक है। और मान लीजिए कभी ऐसा हो कि इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, तो जब इन्फ्लेशन रेट किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में बढ़ता है तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता है। तो RBI यहाँ पे क्या करती है, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करती है। उन्हीं में से एक टूल जो है वो है OMO, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस, ठीक है। इस टूल का इस्तेमाल करके क्या करती है, एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल है RBI का। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिक्विडिटी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी इकोनॉमी में ज़्यादा मतलब मनी बहुत ज़्यादा है, मनी बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, तो क्या होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। और उस हिसाब से अगर सप्लाई मीट नहीं करेगी, मान लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई मीट नहीं कर पा रही, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब किसी भी इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन होने के कारण इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है, तो वहाँ के RBI क्या करेगी, फिर RBI गवर्नमेंट से बोलेगी कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, आप ऐसा करिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू कर दीजिए। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू कर देगी। RBI गवर्नमेंट के बिहाफ पे उन सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी। सिक्योरिटी पे अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो जितनी भी कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, वो जनरल कस्टमर को लोन ना दे के इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, RBI की तरफ। क्यों शिफ्ट करेंगे? क्योंकि मान लीजिए अगर आप जनरल कस्टमर को लोन देते हैं तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट वहाँ पे आप ज़्यादा ले सकते हैं, और RBI के पास हो सकता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम मिले। लेकिन अगर जनरल कस्टमर को आप लोन देते हैं तो डिफ़ॉल्ट के भी चांस ज़्यादा रहते हैं, NPA क्रिएट हो सकता है। लेकिन RBI के पास अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं, और 100% मनी बैक गारंटी भी रहती है। तो डिफ़ॉल्टिंग एकदम ख़त्म हो जाती है। कम प्रॉफिट होता है लेकिन अश्योर्ड प्रॉफिट होता है। तो सारा का सारा पैसा क्या करेगी, कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RBI को दे देगी। तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी मार्केट में से। लिक्विडिटी कम हुई यानी डिमांड कम हो गई, तो डिमांड और सप्लाई को मीट कर जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अब इसी का वाइस वर्सा पार्ट समझ लीजिए। वाइस वर्सा में क्या होगा, मान लीजिए कि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत कम है। अब जब क्या होता है, लिक्विडिटी कम होती है तो इन्फ्लेशन रेट बहुत कम गिर जाता है। इन्फ्लेशन कम होना भी इकोनॉमी के लिए बेकार होता है। हमेशा डेवलपिंग कंट्री के लिए इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी में डिमांड मेंटेन है, ठीक है। तो अगर लिक्विडिटी की कमी होगी तो यहाँ पे क्या करेगी RBI क्या करेगी, जितनी भी ज़्यादा जितने भी इन्होंने बिल या बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक को बेचा है, वो प्री मैच्योर फॉर्म में भी बैंकों से वापस खरीद लेगी और उनको पैसा पे कर देगी। अब क्या होगा, बैंक में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब बैंक क्या करेगी, जनरल कस्टमर्स को लोन देगी। लोन देने के बाद कस्टमर्स के पास पैसा आ जाएगा। जैसे ही लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, फिर लिक्विडिटी जो है वो डिमांड को मीट कर जाएगी, तो इन्फ्लेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा यानी मेंटेन हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था इस क्वांटिटेटिव टूल के बारे में।
फर्दर इन्फॉर्मेशन भी वही सारी कुछ मेंशन है, एक बार आप नज़र डाल सकते हैं कि देखिए एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल है आरबीआई के द्वारा जो लिक्विडिटी कंडीशंस को स्मूदन करता है यानी मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ओएमओ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन था कि मतलब आरबीआई के कितने क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, उन सारे टूल्स का जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो चोला एम्पायर के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो चोला एम्पायर है वो फाउंड किया गया था किसके द्वारा? विजाल्या के द्वारा। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो प्रोजेक्ट डिजिटल पूम-पुहर है वो लॉन्च किया गया है हाल में ही पोर्ट सिटी ऑफ चोलास को रिक्रिएट करने के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना एक रेयर इंस्क्रिप्शन को अनअर्थ किया गया है। कहाँ, कौन से? रेनाती चोला के एरा से है वो, और कहाँ पे पाया गया? कडापा, आंध्र प्रदेश में। देखिए जो चोला एम्पायर है ना वो फाउंड किया गया था विजाल्या के द्वारा। कब? 8th सेंचुरी में पल्लवास को डिफीट करके टेंजोर किंगडम को लेड किया गया था। ठीक है, तो इसलिए जो ये पहला स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है ना, उन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नाम क्या है? प्रोजेक्ट डिजिटल पूम-पुहर। इसमें क्या होगा? चोला डायनेस्टी की जो पोर्ट सिटी है ना पूम-पुहर, उसको रिक्रिएट किया जाएगा। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो था वो बिल्कुल करेक्ट था। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी चोला एम्पायर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो बाओबाब ट्री के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो बाओबाब ट्री है ना वो एवरग्रीन ट्री है और उसकी हाइट की जो रेंज है वो 5 से 20 मीटर है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये ग्रो करते हैं लो लाइंग एरियाज़ में, कहाँ के? गैंगेटिक प्लेन में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस ट्री के बारे में। देखिए हाल में एक स्टडी पब्लिश की गई है अफ्रीकन बाओबाब ट्री के बारे में। स्टडी के अंतर्गत ये बताया गया है कि इस ट्री के अंदर 168 क्रोमोसोम्स हैं। जो प्रीवियस स्टडी है वो ये बताती है कि इन ट्रीज़ के अंदर 96 से लेके 166 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये स्टडी बहुत ही हेल्पफुल होगी किसके लिए? जेनेटिक कंजर्वेशन के लिए। देखिए जो बाओबाब ट्री है ना वो 5 से 20 मीटर लंबा तो होता है, लेकिन वो एवरग्रीन ट्री नहीं, वो डेसिडियस ट्री। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट हो जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए ग्रो तो करते हैं लो लाइंग एरियाज़ में, लेकिन कहाँ पे? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। और एंडेमिक टू इंडिया, ये नेचुरली एंडेमिक नहीं है इंडिया में, तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं बाओबाब ट्री को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस ट्री के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो एनआरसी के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है एनआरसी जो एक तरह का सिटीजन रजिस्टर है जिसमें हर इंडियन सिटीजन का नाम मेंशन्ड है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो एनआरसी वो प्रिपेयर की गई है एक ही बार आफ्टर द सेंसस ऑफ 1951। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस एनआरसी के बारे में। देखिए हाल में न्यूज़ में था, क्योंकि आसाम गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी डिमांड पे अड़ी हुई है। उनका कहना ये है कि 10 से 20% रीवेरिफिकेशन कराया जाए नेशनैलिटी क्लेम्स का, जो कि हाल में ही जो लोग हाल में ही फाइनल लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि पब्लिश की गई थी 2019 में। तो उनके नेशनैलिटी क्लेम्स को रीवेरीफाई करने के लिए असम गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है, डिमांड पे अड़ी हुई है। देखिए एनआरसी जो है ना वो एक तरह का सिटीजन रजिस्टर है। ठीक है, इसमें हर इंडियन सिटीजन का नाम रिकॉर्डेड है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो था करेक्ट था। इसमें ये जो रिकॉर्डर है किस एक्ट के अंतर्गत है? द सिटीजनशिप एक्ट 1955। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो एनआरसी है ना वो प्रिपेयर किया गया था 1951 में। कब? जब सेंसस कंप्लीट हो गया था 1951 का आसाम में, तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एनआरसी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो एक्सोमार्स के बारे में है। हमें ये बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आइए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये इनिशिएटिव है स्पेसएक्स का। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है इसका एम है मार्शियन ऑर्बिट के पैटर्न के चेंज को एग्जामिन करना। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो एक्सोमार्स है ना
वो ईएससी और रशियन स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी। एक्सोमार्स का जो रोवर का लॉन्च है ना वो डिले कर दिया गया 2022 तक। देखिए जो एक्सोमार्स है ना उसमें लगा हुआ है ट्रेस गैस ऑर्बिटर। ये ट्रेस गैस ऑर्बिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सर्च करता है कौन कौन सी गैसेस को, मीथेन गैसेस को और अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस को मार्शियन और सरफेस पे, जिससे ये पता चल पाए कि कोई एक्टिव बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं कि नहीं मार्स के सरफेस के ऊपर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एक्सोमार्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7 क्वेश्चन है ना वो हाफ ईयर डे के बारे में है। देखिए जो 23 सितंबर होता है ना उसको इंडियन आर्मी जो है वो याद करती है हाफ ईयर डे के नाम से, और रिस्पेक्ट देती है उस दिन किसको? 3 इंडियन कैवलरी रेजिमेंट्स को, जिन्होंने मदद की थी हाफिया को लिबरेट करने में। तो यही बताना है कि हाफिया जो प्लेस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में, पैलेस्टीन में या इजराइल में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इजराइल में लोकेटेड है। आइए इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो 2018 में ना नॉर्दर्न इजरायली कोस्टल सिटी जो है हाफिया, उसने सेलिब्रेट किया अपना सेनिटेनरी ईयर को, जिससे वो लिबरेट हुई है ऑटोमन रूल से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, और ऑनर किया है ब्रेव इंडियन सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी जान दी थी। और ये जो पूरा सिनेरियो था इसको कंसीडर किया जाता है द लास्ट ग्रेट कैवलरी कैंपेन इन द हिस्ट्री। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। देखिए जो इंडियन आर्मी है ना वो कॉमरेट करती है 23 सितंबर को एज अ हाफ ईयर डे। वो रिस्पेक्ट पे करती है 3 इंडियन कैवलरी रेजिमेंट्स को, किसको मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर को, अपने डैशिंग कैवलरी एक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हाफिया के बारे में। आइए मैप में भी देख लेते हैं हाफिया कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए आप मैप में देखेंगे ना तो ये है आपका इजराइल। आप नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा जगह दिखेगा आपको हाफिया। ये एक तरह की कोस्टल सिटी है, मेडिटेरियन सी से इसका बॉर्डर लगता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हाफिया के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA के बारे में है। हमें ये बताना है ये जो अथॉरिटी है किस एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो आइए एक्ट को देख लेते हैं। पहला एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, हजार्डियस वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट एक्ट 1989। तो बताइए किस एक्ट के अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है ना वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सेक्शन 3 में, किसके? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। इसका काम क्या है? ये रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट को और मैनेजमेंट करेगी, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहे ग्राउंड वाटर की। ये जो अथॉरिटी है वो NOC को भी जारी करती है ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन को लेके 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी CGWA के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो है एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में है। हमें ये बताना है कि इंडिया और रशिया इस सपोर्ट से कौन कौन से एडवांटेजेस को अक्योर कर पाएंगे। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो सपोर्ट है वो अलाउ करेगा इंडिया और रशिया की मिलिट्री फैसिलिटीज़ के एक्सेस को, और इसके अंतर्गत क्या होगा? दोनों एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, किस लिए? सप्लाई और फ्यूल के लिए। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है इंडिया को एक्सेस मिलेगी रशियन पोर्ट्स की जो कि आर्कटिक रीजन में है, और साथ ही में एक्सेस मिलेगी एनर्जी रिसोर्सेज की भी। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट है ना वो है क्या, ये जानना पहले ज़रूरी है। ये एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें इंडिया और रशिया को दोनों को एक्सेस मिलेगी एक दूसरे के मिलिट्री फैसिलिटी की, जिससे कि सप्लाई और फ्यूलिंग का काम हो सकेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है ना वो एक्सपैंड कर जाएगा। इसके कुछ बेनिफिट्स और सिग्निफिकेंस भी है, आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो वो इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि इंडियन नेवी में बहुत सारी रशियन ओरिजिन की शिप्स हैं जो कि रशियन पोर्ट्स को अब एक्सेस कर पाएंगी सप्लाईज़ के लिए और रिफ्यूलिंग के लिए, और साथ में ही जो इंडिया है ना वो रशियन पोर्ट्स को भी एक्सेस कर पाएगा जो आर्कटिक रीजन में है एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। और ये रशिया के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या रशिया के लिए क्या बेनिफिशियल है कि वो एक्सेस कर पाएगा इंडियन पोर्ट्स को और एयर बेसेस को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस सपोर्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे।
जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट के बारे में है। हमें ये बताना है ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है IMF के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है और इंडिया को रैंक मिली है 76, जो कि बहुत कम है आउट ऑफ 82 कंट्रीज़ में। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना उसने हाल में ही एक इंडेक्स को क्रिएट किया है जो कि मेजर करेगा सोशल मोबिलिटी को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। Okay, we have reached to the end. If you found it knowledgeful, please hit the like button and share this video and subscribe to our channel. One thing more, if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.